Hello students, welcome back to our English class. Today we are here with part second of our chapter The Sound of Music. This is chapter 2 of our Beehive book. हमारे Beehive book का second chapter है, ठीक है. second chapter का second part हम discuss करेंगे आज, The शहनाई of बिस्मिल्लाह खान. ओके तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने एवलिन गैलेनी की स्टोरी को पढ़ा था कि कैसे डिस्पाइट बीइंग डेफ वो एक वर्ल्ड फेमस एक रिनाउंड म्यूजिशियन बनी. ठीक है, आज की जो हमारी कहानी है वो कहानी बिस्मिल्लाह खान के बारे में है. मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कहा था कि थोड़ा सा आप बिस्मिल्लाह खान के बारे में रिसर्च करिएगा. आई होप शायद आपने किया भी होगा, तो आपको ये पता लगा होगा कि बिस्मिल्लाह खान जो है वो हमारी कंट्री के इनफैक्ट दुनिया के बेस्ट शहनाई प्लेयर्स में से एक है, शहनाई वादकों में से एक है. ठीक है, अब जब हम शहनाई वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? शहनाई की आवाज के बारे में. तो आप ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि हाँ शादियों का सीन है, शादी में ही नॉर्मली शहनाई को प्ले किया जाता है, लेकिन शहनाई की जो हिस्ट्री है वो इससे कहीं ज्यादा है. ठीक है, शहनाई सिर्फ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसे सिर्फ शादियों में बजाया जाए, बल्कि उससे भी काफी इलेबोरेट और डिटेल्ड हिस्ट्री है शहनाई की. तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हम सबसे पहले शहनाई के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कि शहनाई क्या है, शहनाई कहां से ओरिजिनेट हुई, ठीक है, शहनाई को ये नाम क्यों मिला, और दूसरा हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में जो एक रिनाउंड शहनाई प्लेयर है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम कंज्यूम के इस चैप्टर को. अपनी बुक निकाल लें, पेज नंबर 21 ओपन करें और मेरे साथ रीड करें. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Right? तो हम सबको पता है एम्परर औरंगजेब के बारे में. ठीक है, औरंगजेब मुगल एम्परर थे. ठीक है, तो औरंगजेब ने क्या किया, उनका जो रॉयल कोर्ट था, ठीक है, उनका जो दरबार था, उस दरबार में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रोक लगा दी. ठीक है, उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने पर बैन लगा दिया. और वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता था पुंगी. ठीक है, आप लोग शायद इस पुंगी वर्ड से फेमिलियर नहीं होंगे, लेकिन मैं अगर आपको इसका दूसरा नाम बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं. ठीक है, तो इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कॉमनली जानते हैं बीन के नाम से, जो सपेरा बजाता है. ठीक है, उसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में बीन बोलते हैं, लेकिन उसका नाम है पुंगी, उसका नाम था पुंगी. तो उस इंस्ट्रूमेंट को औरंगजेब ने अपने दरबार में प्ले करने पर बैन लगा दिया था. और क्यों बैन लगाया था? क्योंकि पुंगी की जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा तीखी और अनप्लीजेंट थी. मतलब बहुत देर तक अगर आप उस बीन की आवाज को सुनते रहें तो वो कान में चुभने लगती थी. इस वजह से औरंगजेब ने उस इंस्ट्रूमेंट पर बैन लगा दिया. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर. ठीक है, अब पुंगी क्या बन गया? एक जेनेरिक नेम बन गया, एक कॉमन नेम बन गया. किसके लिए? रीडेड नॉइस मेकर्स के लिए. रीडेड का मतलब क्या होता है? रीडेड मतलब होता है विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैज होल्स इन इट. ठीक है, वो सारे विंड इंस्ट्रूमेंट जिसमें फूंक मारकर उन्हें बजाया जाता है और जिनमें होल्स होते हैं उन्हें कहते हैं रीडेड इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, और जेनेरिक नेम का मतलब होता है कॉमन नेम. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं ये जो मेरे हाथ में है ये क्या है? इट्स अ मोबाइल. राइट? तो मोबाइल क्या है? इसका जेनेरिक नेम है. ठीक है, और जिस पर्टिकुलर ब्रांड का ये मोबाइल है, जो इसका मॉडल नंबर है, वो इसका क्या हो गया? स्पेसिफिक नेम. राइट? जैसे हमारी अगर हम बात करें तो मेरा नाम हिमालय गौतम है, ये मेरा इंडिविजुअल नेम है. लेकिन हम सबका जेनेरिक नेम क्या है? हम सबका जेनेरिक नेम है दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स. तो ह्यूमन बीइंग हो गया जेनेरिक नेम, और स्पेसिफिकली इंडिविजुअल पर्सन का जो नाम है वो उसका इंडिविजुअल नेम. तो पुंगी क्या बन गया?
जितने भी रीडेड नॉइस मेकर्स थे, यानी इस तरह के विंड इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनमें हवा ब्लो करके जिन्हें बजाया जाता था और जो बहुत तीखी और गंदी साउंड क्रिएट करते थे, उन सबका जेनेरिक नाम, उन सबको एक कॉमन नाम दे दिया गया कि ये सब क्या है, पुंगी हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। अब उस समय जब औरंगजेब ने पुंगी को बैन किया तो उस वक्त शायद ही कुछ लोगों ने ऐसा सोचा था कि जो पुंगी है वो वापस से रिवाइव होगी, मतलब वो वापस से एग्जिस्टेंस में आएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार यहां बोर्ड पर हम उतार लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा एम्परर औरंगजेब ने क्या किया, ही बैंड, किसको बैंड किया, अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। ठीक है, पुंगी को बैन किया। क्यों बैन किया? बिकॉज इट हैज श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। ठीक है, एम्परर औरंगजेब ने एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जिसे पुंगी कहा जाता था उसे बैन कर दिया था अपने कोर्ट में, क्योंकि उसकी जो आवाज थी वो बहुत श्रिल यानी तीखी और अनप्लीजेंट थी। ठीक है, और उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वापस से किसी और फॉर्म में रिवाइव हो पाएगा। राइट, अब आगे क्या हुआ? A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi। तो एक बार्बर था, ठीक है, बार्बर यानी नाई जो बाल काटने का काम करता है। ठीक है, वो बार्बर जो है ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। ठीक है, वैसे तो वो बार्बर था लेकिन उसकी फैमिली जो थी, उसकी फैमिली क्या थी, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली थी। ठीक है, मतलब परिवार में बाकी लोग क्या थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। ठीक है, और इस बार्बर का कोर्ट में आना जाना था, दरबार में आना जाना था, राजा के यहां पर आना जाना था। तो इसने सोचा कि मैं इस पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, इसकी जो ये श्रिल अनप्लीजेंट साउंड है, इसको इंप्रूव करूंगा। ठीक है, he chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने एक पाइप चूज किया। ठीक है, जिसकी स्टेम नेचुरली हॉलो थी। ठीक है, बैम्बू को अगर आप देखें तो बैम्बू क्या होता है, अंदर से हॉलो होता है। ठीक है, और पाइप शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो वैसा उसने एक पाइप लिया जो ट्रेडिशनल पुंगी से ज्यादा बड़ा और ज्यादा चौड़ा था। ठीक है, इट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और फिर उसने उस पाइप की बॉडी पर 7 अलग अलग होल्स बनाए। When he played on it, closing and opening some of the holes, soft and melodious sounds were produced। और जब उसने उन होल्स को बंद करके ओपन करके उसको प्ले किया तो उस इंस्ट्रूमेंट में से क्या आने लगी, सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड आने लगी। जहां पुंगी में से श्रिल और अनप्लीजेंट साउंड आती थी, वहीं पर इस बार्बर के जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था, इस बार्बर के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड निकलने लगी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। उसने वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट औरंगजेब के सामने, जो रॉयल्टी थे उनके सामने प्ले किया और सब लोग उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से काफी इंप्रेस हुए, काफी खुश हुए। The instrument so different from the pungi
had to be given a new name. और अब सब लोगों ने सोचा कि भाई हमने तो क्या किया, जो भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसमें विंड ब्लो करके, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस की जाती थी, उन सबको हमने क्या नाम दे दिया था, पुंगी नाम दे दिया था. पर ये इंस्ट्रूमेंट तो पुंगी से इतना अलग है, इसकी आवाज उससे इतनी अलग है, तो इसको कुछ अलग नाम दिया जाना चाहिए. तो सबने डिसाइड किया द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, कि इस इंस्ट्रूमेंट को एक नया नाम देना चाहिए. एंड एज द स्टोरी गोज, और जैसा कि कहानियां है, ठीक है, रियलिटी तो किसी को नहीं पता, बट जैसा कि कहा जाता है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, ठीक है, क्योंकि उसे सबसे पहली बार शाह, यानी उस समय के जो एम्परर थे उन्हें शाह कहा जाता था, तो क्योंकि उसे सबसे पहली बार कहां प्ले किया गया था, इट वॉज प्लेड इन शाह's चैम्बर, और उसे प्ले किसने किया था, इट वॉज प्लेड बाय अ बार्बर, एक बार्बर ने प्ले किया था, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है नाई, ठीक है, NAI, नाई, ठीक है. तो सिंस इट वॉज प्लेड इन शाह's चैम्बर बाय अ नाई, इसलिए उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को नाम दे दिया गया शहनाई, ठीक है, शाह से शह, और क्योंकि नाई ने प्ले किया था इसलिए नाई, तो वो इंस्ट्रूमेंट कहलाया शहनाई. सो एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, दैट इज बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, ठीक है, इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया गया, शहनाई नाम दिया गया. आपके बुक में आप देखिएगा, वहां पर रेफरेंस के लिए फोटोग्राफ्स दिए गए हैं पुंगी के और शहनाई के, राइट. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, ठीक है. अब शहनाई की आवाज को क्या माना जाने लगा, ऑस्पिशियस माने जाने लगा, ठीक है. ऑस्पिशियस मतलब विच ब्रिंग्स गुड फॉर्च्यून, ठीक है, जो अच्छी किस्मत लेकर आता है, ठीक है, शुभता का प्रतीक है, ठीक है, मतलब जो गुड साइंस का सिंबल है. And for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और क्योंकि शहनाई का म्यूजिक ऑस्पिशियस माना जाता है, पवित्र माना जाता है, ठीक है, अच्छाई लाने वाला माना जाता है, इसलिए आज भी शहनाई को मंदिरों में और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स का एक इंपॉर्टेंट इनसेपरेबल हिस्सा माना जाता है. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional assemble of 9 instruments found at royal courts. Past में जो ये शहनाई थी, it was a part of नौबत, ठीक है. नौबत का मतलब क्या है, नौबत का मतलब है ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, मतलब कलेक्शन ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स. ये उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स में से एक थी जिसे दरबार में प्ले किया जाता था. Till recently, it was used only in temples and weddings. लेकिन आज के समय में, ठीक है, जो शहनाई है उसका रोल बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो गया है, और आज के समय में शहनाई सिर्फ हमें सुनने को मिलती है कहाँ पर, टेम्पल्स में या फिर शादियों में. The credit of bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और इस शहनाई को जो सिर्फ रेस्ट्रिक्ट होकर रह गई थी कहां पर, टेम्पल्स और मैरिजेस तक, उसे क्लासिकल म्यूजिक के स्टेज पर लाने का जो पूरा का पूरा क्रेडिट है, वो क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, ठीक है. यही वो शख्स थे जो शहनाई को टेम्पल्स से निकालकर क्लासिकल स्टेज पर लेकर आए. एज अ 5-year-old
Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estates of Damrao in Bihar. ठीक है, 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान जो है वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही थे। अपने घर के पास के तालाब के अपने घर के वहां पर जो तालाब था उस तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। और इनका जो पुश्तैनी घर था वो घर था डमराव में, जो एक छोटा सा गांव था बिहार में। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. अक्सर वो कहाँ जाया करते थे? अपने घर के पास जो बिहारी जी का मंदिर था वहां पर जाया करते थे भोजपुरी चाइता गाने, ठीक है, भोजपुरी भजन गाने के लिए, जिसके एंड में उन्हें एज अ प्राइज क्या मिलता था? 1.25 kgs का एक बड़ा सा लड्डू मिलता था जो वहां के महाराजा की तरफ से दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, ये आज से 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और वहां से उस 1.25 kg लड्डू से भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जीतने तक की ये कहानी है, भारत रत्न जीतने तक की कहानी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। Born on 21st March 1916, कब पैदा हुए थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? March 1916, ठीक है। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खान जो है वो बिहार की एक well-known musician family से belong करते थे। His grandfather Rasul Baks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. ठीक है, बिस्मिल्लाह खान के जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था रसूल बख्श खान, और वो भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में शहनाई नवाज थे, मतलब भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई बजाने का काम करते थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players. बिस्मिल्लाह खान के जो फादर थे पैगंबर बख्श और जो उनके और दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, यानी फादर की साइड से जो पूर्वज थे वो सब भी जाने माने शहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। बिस्मिल्लाह खान ने अपनी लाइफ के बहुत कम उम्र में ही, मतलब अपनी लाइफ के बहुत कम एज में ही म्यूजिक को अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the shehnai. 3 साल की उम्र में जब बिस्मिल्लाह खान की मदर, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान को उनके मैटरनल अंकल के घर लेकर गई, मैटरनल अंकल यानी मामा के घर लेकर गई, जो कहाँ था? बनारस में, जिसका नाम अब वाराणसी हो गया है। तो वहां पर बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल को शहनाई प्ले करते हुए देखकर बड़े एक्साइटेड हुए, बड़े हैरान रह गए, ठीक है। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple at Banaras, where Baks was employed to play the शहनाई। जल्द ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल के साथ, अपने मामा के साथ, जिनका नाम अली बक्स था, बनारस के विष्णु टेम्पल में जाना शुरू किया, जहां पर अली बक्स जो थे उनको शहनाई प्ले करने की नौकरी मिली हुई थी, ठीक है। मतलब अली बक्स क्या किया करते थे? जो विष्णु टेम्पल था बनारस का, वहां पर शहनाई प्ले करते थे, तो बिस्मिल्लाह खान भी उनके साथ वहां मंदिर जाने लगे। अली बक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बक्स जो थे वो वहां पर शहनाई प्ले करते थे और बिस्मिल्लाह जो थे वो वहां पर बैठकर बहुत ही सुकून से, बड़े ध्यान से उन्हें शहनाई प्ले करते हुए घंटों सुना करते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। ठीक है, धीरे धीरे उन्हें शहनाई प्ले करने के लेसन्स मिलना स्टार्ट हुए, उन्होंने उसे सीखना स्टार्ट किया और घंटों बैठकर शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते रहते थे।
For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite hunts where he could practice in solitude. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें उनका मीनिंग देखना होगा. सबसे पहला वर्ड है अप्रेंटिस. अप्रेंटिस मीन्स ट्रेनिंग, ठीक है, जो सीख रहा है, राइट. उसके बाद दूसरा वर्ड है यहाँ पर सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, राइट. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले कई सालों तक, द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर, और मंगला मैया का मंदिर, साथ ही गंगा के जो किनारे थे वो किनारे क्या बन गए, यंग अप्रेंटिस यानी बिस्मिल्लाह खान की फेवरेट जगह बन गए, जहां पर वो घंटों बैठकर सुकून से, अकेले, शांति से म्यूजिक प्रैक्टिस कर सकते थे. द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इंप्रूव एंड इन्वेंट राग्स that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई. और गंगा का जो बहता हुआ पानी था, उस पानी की आवाज बिस्मिल्लाह खान को इंस्पायर करती थी नए नए राग बनाने के लिए, ऐसे राग बनाने के लिए जिनके बारे में पहले ये माना जाता था, ये समझा जाता था कि उन रागों को शहनाई पर प्ले कर पाना पॉसिबल नहीं है, वो शहनाई के रेंज के बाहर है. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. अब जब बिस्मिल्लाह खान 14 साल के थे तो वो अपने अंकल के साथ कहाँ पर गए, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, वहां पर जाकर उन्होंने अपना शहनाई प्ले किया, और उनके शहनाई प्ले करने के बाद उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फयाज खान जो एक जाने माने म्यूजिशियन थे उस समय के, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पास आए, उनके पीठ पर हाथ फेरा, शाबाशी दी और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. थोड़ा और हार्ड वर्क करो और तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. अब ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, ठीक है. क्या याद रखना है हमें, 1938 ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है. 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई कहां पर, इन लखनऊ, ठीक है. 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई. अब ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये याद रखना क्यों जरूरी है, बिकॉज इस रेडियो की शुरुआत के साथ ही बिस्मिल्लाह खान को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक मिला, ठीक है. मतलब उन्हें क्या मिला, ऑल इंडिया रेडियो पर शहनाई प्ले करने का मौका मिला. अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हेन डिड बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज फर्स्ट बिग ब्रेक, ठीक है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक कब मिला, तो हमारा जवाब क्या होगा, इन ईयर 1938 with the opening of All India Radio in Lucknow, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान got his first big break, ठीक है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्या मिला, अपनी लाइफ का पहला बड़ा ब्रेक मिला, ठीक है. He soon became an often heard शहनाई player on radio, और फिर वो क्या बन गए, रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए. उनके लगातार रेडियो पर क्या आते थे, शोज आते थे. When India gained independence on 15th August 1947, जब 15th अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया को आजादी मिली ब्रिटिश रूल से, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. तो बिस्मिल्लाह खान वो पहले ऐसे शख्स बने जिन्होंने हमारे नेशन को ग्रीट किया
ठीक है, हमारे देश को संबोधित किया, राइट, अपनी शहनाई से, ठीक है। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी रेड फोर्ट से अपनी स्पीच दी थी, ठीक है, लेकिन उनकी स्पीच से पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का शहनाई परफॉर्मेंस था। तो सबसे पहले आजाद इंडिया को, इंडिपेंडेंट इंडिया को किसने ग्रीट किया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ग्रीट किया था अपने शहनाई से। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shahnai. He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. ठीक है, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, और क्या परफॉर्म किया उन्होंने? रेड फोर्ट से राग काफी, एक राग है, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक का, वो राग काफी प्ले किया अपनी शहनाई के थ्रू टू एन ऑडियंस, और जो उस समय उनकी ऑडियंस थी, उस ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूडेड थे, जिन्होंने बाद में रेड फोर्ट से ही अपना फर्स्ट स्पीच दी थी इंडिपेंडेंट इंडिया को, जिस स्पीच का नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, तो आज फिलहाल हम इस लेक्चर में यहीं तक कंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसके आगे की कहानी, बिस्मिल्लाह खान के लाइफ की आगे की स्टोरी हम हमारे अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए अगर आप चाहें तो एक काम जरूर कर सकते हैं, जो ये यहाँ पर मेंशन आया है किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच का, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, अगर आप चाहें तो इस स्पीच को एक बार नेट पर, इंटरनेट पर सर्च करके ज़रूर सुनिएगा। बड़ी ही अच्छी और बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच है, तो इसे सुनिएगा, हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिले। राइट, तो बिस्मिल्लाह खान की कहानी को हम फिलहाल यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तब तक थैंक यू।